नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डिमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड 6 को, जो 16 तारीख की रात जैपनीज लैंग्वेज में रिलीज हुई है। बाकी आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आपको इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो एपिसोड के शुरुआत होते ही ग्योमी कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तुम्हारे बॉडी का कोर, यानी कि तुम्हारा पेट, पीठ और कमर का निचला हिस्सा। अगर तुम इन्हें मजबूत कर लेते हो तो तुम लड़ाई में नहीं गिरोगे, जिसकी वजह से तुम सटीक हमले कर पाओगे, साथ साथ अपनी ताबड़तोड़ सुरक्षा भी। और इन सभी चीजों की शुरुआत तुम्हें ठंडे पानी के झरने से करनी होगी, जिसके बाद तुम्हें इन 3 बड़े लकड़ियों को उठाना होगा और अंत में तुम्हें इस बड़े से पत्थर को धकेलते हुए एक चो दूर ले जाना होगा। यहाँ पर जैपनीज में एक चो का मतलब होता है 109 मीटर, जो एक फुटबॉल मैदान से थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। और ये चीजें सुन के जेनेसु के बाल खड़े हो जाते हैं। वहीं ग्योमी कहता है, मेरे ट्रेनिंग में बस ये 3 आसान सी चुनौतियां हैं, क्योंकि तुम लोगों को आग के बीच बैठाना खतरनाक होगा, इसलिए मैंने उस ट्रेनिंग को सेशन से बाहर निकाल दिया है। बाकी आग में बैठने की बात सुन के ही जेनेसु बेहोश हो जाता है, जिस वजह से ग्योमी कार्टून सा चेहरा बना के तांजीरो को उसे नंदी में डालने के लिए कहता है। और ऐसा करते ही जेनेसु चीखते चिल्लाते हुए उठ जाता है और कहता है, सर्दियों में नंदी इतनी ठंडी कैसे हो सकती है, लगता है मैं मर रहा हूँ, मुझे उल्टी होने वाली है। वहीं तांजीरो, अरे संभालो संभालो, कहीं गिर मत जाना। पर जेनेसु, यार मेरे शरीर के अंदरूनी भाग में दर्द हो रहा है, लगता है वो खराब हो रहे हैं। जिसके बाद वो तुरंत से पानी के बाहर आ जाता है और कहता है, अरे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं पानी से तो बाहर आ गया हूँ, पर लगता है ऐसा करने में मैंने बहुत देर कर दी। तभी पीछे से कोई कहता है, अरे बड़े दिनों बाद दिखे तुम लोग, और अगर तुम लोग भी मेरी तरह ठंड से मर रहे हो तो यहाँ के बड़े पत्थर से चिपक जाओ, वो बहुत गर्म है। और ये सुनते ही जेनेसु बिजली की स्पीड से पत्थर पे जाके चिपक जाता है एंड वहां पर उसे इतना अच्छा महसूस होता है कि उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। और वो मन ही मन सोचता है, मुझे आज तक पता नहीं था कि पत्थर इतने गर्म होते हैं, और अभी ऐसा लग रहा है मानो जैसे मैं अपने माँ के गोद में हूँ। और फिर सीन कट होके तांजीरो पर चला जाता है, जो नदी के रास्ते झरने की तरफ बढ़ते हुए सोच रहा था, अरे यार ये पानी ठंडा नहीं है, बहुत ठंडा है, लगता है वाटरफॉल ट्रेनिंग मुश्किल होने वाली है। तभी उसे कुछ मंत्रों के उच्चारण सुनाई देते हैं और उसकी नजर झरने के नीचे खड़े लोगों पर पड़ती है, जिसमें से एक तो ये कह के भाग जाता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। पर इनोस्की अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, वो अपना 100% देने में लगा हुआ है, जिसे देख के तांजीरो के अंदर भी जोश भर जाता है और वो भी वाटरफॉल ट्रेनिंग के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। पर ये क्या, दूसरे साइड इनोस्की ने मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर दिया था, क्योंकि इनोस्की उसी पोजीशन में खड़े खड़े बेहोश हो चुका था। वहीं तांजीरो उसे बिना समय गवाए पानी से बाहर लेके जाता है एंड इनोस्की होश में आके कहता है, क्या तुमने मुझे बुलाया मंजीरो। लिटरली बेचारे का दिमागी संतुलन हिला हुआ है। एंड सीन कट होता है और तांजीरो भी झरने के नीचे पहुंच चुका है, बट यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि ये झरना कोई साधारण झरना नहीं है। तभी उसके बगल में खड़ा लड़का उससे कहता है, यहाँ खड़े रहना है तो नेमबुत्सु का जाप करते रहना। बाकी इस पॉइंट पे नेमबुत्सु का अर्थ है बुद्ध के बारे में सोचना या उनका चिंतन करना, और इसका इस्तेमाल बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। और यहाँ पर ये लोग नेमबुत्सु मंत्र का इस्तेमाल अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर रहे हैं, ताकि इसके उच्चारण करते रहने से दूसरे लोगों को पता चल पाएगा कि आप होश में हो या नहीं। यहाँ तांजीरो उसकी बात मान लेता है और नेमबुत्सु का जाप करने लगता है। पर पानी तो बहुत ठंडा था और तांजीरो के शरीर पर दबाव भी बन रहा था, जिस वजह से वो वहाँ खड़े खड़े ही फ्रीज हो जाता है एंड उसके बगल में खड़ा लड़का उसे बाहर निकालता है। यहाँ तांजीरो के दांत ठंड से किड़किड़ा रहे थे, फिर भी वो इसी हालत में कहने की कोशिश करता है कि अरे यार, कौन जानता था कि ऊपर से गिरता पानी इतना दबाव बनाता है, वहाँ अगर मैं शरीर को ढीला छोड़ दूं तो मेरा गर्दन ही टूट जाएगा। तभी उसके साथ वाला लड़का कहता है, अरे क्या तुम्हें पता है, तुम और वो सुअर का बच्चा वहाँ पहले दिन से ही अच्छा करने लगे। वहीं मेरी बात करो तो ठंडे पानी में रहने की आदत डालने में मुझे पूरा दिन लग गया था, पर अब 10 दिन के बाद मैं पूरे 2 घंटे तक वाटरफॉल के नीचे रह सकता हूँ, इसलिए अब मैं लकड़ी के तने पर संतुलन बनाने जा रहा हूँ। वहीं तांजीरो ठंड से किड़किड़ाते हुए, श्रीमान मुराता, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये सभी लोग बॉनफायर के पास बैठ मछली भूंज के खा रहे थे। पर अपना इनोस्की हमेशा अलग लेवल पर होता है भाई, वो मछली नहीं खा रहा था, वो मछलियों को खा रहा था। वहीं वो कहता है, वो मोतियों पहनने वाला बूढ़ा आदमी, जब उससे मैं पहली बार मिला तो मुझे उसे देख के डर महसूस होने लगा। जिसपे तांजीरो, तुम्हारा मतलब ग्योमी स्टोन हासिरा से है, पर तुम्हें उन्हें इस तरह के अजीब नाम से नहीं बुलाना चाहिए। और तुम क्या मछली की हड्डी वगैरह भी खा रहे हो इनोस्की। जिसके जवाब में इनोस्की कहता है, क्या तुम मछली की हड्डी नहीं खा रहे, वो सच में कुरकुरे और स्वादिष्ट है बेवकूफ। उसके बाद तांजीरो उसकी बढ़ाई करते हुए कहता है, मैं जितने लोगों को भी जानता हूँ उनमें से कोई भी तुम्हारे जितना अच्छा मछली नहीं खा पाता इनोस्की दादा। जिसके जवाब में इनोस्की हंसते हुए कहता है, अरे अब मैं क्या ही कहूँ, आखिर मैं पहाड़ों का राजा जो हूँ, तो इसी बात पे एक और लाओ। वहीं इसके पास वाला लड़का कहता है, अरे तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि ये जो तुम खाने वाले हो वो तुम्हारी 10वीं मछली है।
और इसके बाद इनोस्की एकदम से सीरियस होके कहता है, तो मैं उस खनखनाती माला लिए बूढ़े आदमी के बारे में कह रहा था कि वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में से सबसे ताकतवर व्यक्ति है और इस बात में मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। जिसे सुन के सभी लोग शॉक्ड। वहीं तांजीरो कहता है, श्रीमान ग्योमी की खुशबू बाकी लोगों से बिल्कुल ही अलग और खास है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या उनका मार्क पहले ही अपेयर हो चुका है। तभी इनोस्की को याद आता है कि कैसे ग्योमी ने उसे एक ही मुक्के में जमीन में गाड़ दिया था। एंड वो कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। वहीं दूसरे लोगों को मार्क के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए उन्हें उनकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। तभी जेनेत्सु, मुझे उस पर यकीन नहीं है। और फिर वो रोते हुए कहता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ, वो बूढ़ा आदमी उस बड़े से पत्थर को हिला भी नहीं सकता, बस उसे हमारे जैसे जवान लोगों को परेशान करने में मजा आता है। लेकिन तांजीरो कहता है, नहीं, मैंने सुना है ग्योमी सर उससे भी बड़े पत्थर को धकेल सकते हैं। जिस पे जेनेत्सु दोबारा से कहता है, क्या तुम जो कुछ भी सुनते हो उस पर बिना कुछ सोचे समझे यकीन कर लेते हो? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर तुम्हें अंधेरे में रखा जा रहा है। एंड इन दिस पॉइंट तांजीरो बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहता है, अरे जेनेत्सु, तुम्हारे सुनने की शक्ति बहुत ही अच्छी है ना, तो फिर तुम ही बताओ ग्योमी सच बोल रहे हैं या नहीं। उसके बाद तो जेनेत्सु की आंखें खुली की खुली रह जाती है और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा होता, क्योंकि उनके सामने से ही ग्योमी एक बड़े से पत्थर को धकेलते हुए ले जा रहा था, जिसे देख के सभी लोग पसीने छोड़ने लगते हैं। वहीं तांजीरो जेनेत्सु के अलग ही मजे ले रहा है। अरे देखो, वो वही है, वाह सर, ग्योमी तो सच में सभी हासिरा से ताकतवर है। वैसे जेनेत्सु, तुम्हें क्या लगता है मैं कभी उनके जैसा बन पाऊंगा? पर जेनेत्सु को तो उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अभी अभी बेचारे का पोपट हुआ था सबके सामने, इसीलिए गुस्सा निकालने के लिए कोई तो चाहिए। उसके बाद जेनेत्सु चिल्लाते हुए कहता है, हाँ तुम वैसा बन पाओगे, लेकिन अपने सपने में। उसके बाद वो तांजीरो के सिर को पीटने लगता है और कहता है, इसके अंदर कोई है क्या? तो सुनो, पहले तुम अपने आप को देखो, उसके बाद उस बड़े आदमी को जो एक भालू की तरह विशाल है और जन्म से ही विशाल और बौने लोगों में अंतर होता है। तुम समझ गए ना? वहीं अब इनोस्की खड़ा होता है और अपना मास्क पहनते हुए कहता है, मेरा पेट भर गया, तो अब मैं कुछ लकड़ियां उठाने और एक पत्थर धकेलने जा रहा हूँ। ये सुन के जेनेत्सु का मुंह लटक जाता है और वो जमीन पीटते हुए कहता है, हे भगवान, तुम लोग कितने पॉजिटिव हो, मेरे लिए तो यहाँ जगह ही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सीन कट होता है। एन तांजीरो और जेनेत्सु झरने के नीचे जाकर जोर जोर से नेमबुत्सु का जाप करने लगते हैं। बट कुछ देर बाद ही जेनेत्सु ठंड से जम जाता है और पानी में बहने लगता है, पर नेमबुत्सु का जाप करना नहीं बंद करता। तभी तांजीरो की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे नदी में बहने से बचा के वापस लाता है। उसके बाद ये दोनों फिर से झरने के नीचे खड़े होते हैं एंड इस टास्क को कंप्लीट करके ही मानते हैं। उसके बाद तांजीरो लकड़ी के गट्ठे को भी उठा लेता है, चाहे ये करते करते उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल ही क्यों ना हो गया हो। एंड अब तांजीरो के लिए बस एक आखिरी चैलेंज बचा है, इस बड़े से पत्थर को धकेलना। इसी के साथ आज का दिन ढल जाता है और दूसरे साइड डीमन की आंखें एक एक करके सब पर नजर रखे हुए थे। उसके बाद कैमरा शिफ्ट होता है इन्फिनिटी कैसल पर, जहां से नाकीमी इन सभी डीमसाई को कंट्रोल कर रही थी। यहाँ वो किसी से कहती है, मैंने लगभग 60% डीमन का शिकार करने वाले लोगों को ढूंढ लिया है। हालांकि मुझे अभी तक वो लड़की नहीं मिली जिसने सूरज को जीत लिया है। और अब हमारी स्क्रीन पर होता है मुजांग, जो कहता है, नाकीमी, तुम तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा बड़े हो गए हो, यह कितना शानदार है। तो चलो देखें हमसे क्या क्या छूट गया है यहाँ पर। नाकीमी जब अपने डीमसाई को उस जगह पर भेजती है तो उसे वहाँ 2 डीमन स्लेयर्स दिखाई देते हैं और मुजांग उनका पीछा करते रहने के लिए ऑर्डर देते हुए कहता है, नेजुको और उबुयासुकी, तुम दोनों को ढूंढने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इसी के साथ इन्फिनिटी कैसल का दरवाजा बंद हो जाता है और दूसरे साइड तांजीरो उस बड़े से पत्थर को धक्का देने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पत्थर 1 इंच भी नहीं हिलता और बदले में तांजीरो का चप्पल टूट जाता है, जिसे ठीक करने के लिए वो दोबारा से कैंप की तरफ जाता है। वहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। उनसे बात करने से पता चलता है ये लोग वापस से पहाड़ के नीचे जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ के ट्रेनिंग को और ज्यादा सहन नहीं कर सकते। पर वो लोग इस तरह से जाने के लिए तांजीरो से माफी मांगते हैं और कहते हैं, भले ही हमने यहाँ की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की हो, लेकिन हम आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं ताकि चीजें अच्छी तरह से चलती रहे। बट हमें आप पर भरोसा है कमांडो। जिस पे तांजीरो कहता है, मुझे भी आप लोगों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आप लोग हमारी मदद करोगे तो हम भी बिना चिंता के डीमन से लड़ पाएंगे। तो चलो हम सभी डीमन स्लेयर्स मिलके मुजान किबुत्सुजी को हराएं। यहाँ पर तांजीरो के स्पीच से सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हम समझ गए कमांडो, हमें आपकी बातें याद रहेगी। उसके बाद तांजीरो दोबारा से पत्थर को धकेलने चला जाता है, लेकिन इस बार भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। और फिर वो रसोई में आकर सभी लोगों के लिए खाना बनाता है, जिसे देख के सभी लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वही तांजीरो कहता है, हम सभी लोग थके हुए हैं, इसलिए मैंने इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा नमक डाला है। बाकी इंतजार करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो चलो शुरू करें। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, तुम ये सभी चीजें इतनी अच्छी से कैसे बना लेते हो? जिस पे तांजीरो, खैर मैं एक कोयले जलाने वाले का बेटा हूँ और मैंने वहीं से सीखा था कि खाना बनाने के लिए सही आंच होना जरूरी है। उसके बाद वो सबको अलग से भुने हुए चावल खिलाता है, जिसे खा के सभी लोगों को अपनी मम्मी की याद आ जाती है। वहीं तांजीरो को भी लगता है जैसे वो अपने ओरिजिनल परिवार के साथ बैठा हो।
अगले दिन वो फिर से पत्थर को धकेलने जाता है, लेकिन आज भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती। उसके बाद वो सोचने लगता है अब तक तो 6 दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा। क्या मेरे पास पर्याप्त ताकत नहीं है, या इसे करने के लिए कोई अलग से ब्रीदिंग स्टाइल चाहिए। साथ ही वो अपने मार्क को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा था एंड इन सभी वजह से वो काफी दुखी था। तभी और तांजीरो, ये मैं हूँ गेनिया, पर तुम्हारे माथे का निशान तो और ज्यादा गहरा काला हो गया है। जिसे देख के तांजीरो कहता है गेनिया भाई कैसे हो। जिस पे गेनिया अभी तक तो मैं जेल में था, बाकी जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे मेरे बड़े भाई से दूर रहने के लिए कहा गया है, और हाँ उस दिन मुझे बचाने के लिए थैंक्स। बाकी मैं देख रहा हूँ तुम यहाँ बोल्डर ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है मैं भी यही कर रहा हूँ। जिसके जवाब में तांजीरो, हाँ यार पर मैं इसे हिला भी नहीं पा रहा। लेकिन क्या तुम उस पत्थर को उसकी जगह से हिला पा रहे हो। गेनिया कहता है हाँ। जिस पे तांजीरो सॉक्ड। और फिर गेनिया, क्या तुम लोग रिपीटिव मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। जिसे सुन के तांजीरो कार्टून सा फेस बना लेता है और गेनिया समझ जाता है इसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और फिर वो तांजीरो को समझाते हुए कहता है देखो हमारे टीचर ग्योमी सिखाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसलिए तुम्हें उन्हें देख देख के ही सीखना होगा, ठीक है। बाकी तुम अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए एक काम कर सकते हो, जैसे कि मैं नेमबुत्सु का जाप करता हूँ। जिस पे तांजीरो कहता है अरे ग्योमी सर भी तो यही करते हैं, और हम भी। जिस पे गेनिया हंसते हुए कहता है जरूर जरूर तुमने उन्हें ये करते हुए देखा होगा। बाकी भाई तुम इधर देखो, इन्हें कोई तो छुप के देख रहा है। वहीं गेनिया तांजीरो को कुछ तो बताता है और यहाँ से जाते हुए कहता है मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उसका ज्यादा इस्तेमाल मत करना, नहीं तो कुछ बुरा भी हो सकता है। पर वो अंदर ही अंदर ये भी जानता है कि तांजीरो इसकी ये बात नहीं सुनेगा। वहीं तांजीरो एक बार और बोल्डर को खिसकाने की कोशिश करता है एंड एक गहरी लंबी सांस लेते हुए सोचता है अगर रिपीटिव मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल हमारे सर जी ग्योमी और गेनिया करते हैं, जिसके साथ अपने क्रोध और गुस्से की ताकत को जोड़कर अपने शरीर के तापमान और हार्ट बीट को बढ़ा लेते हैं, तो और ये कह के तांजीरो अपनी पूरी ताकत लगा देता है एंड इस बार बोल्डर अपनी जगह से थोड़ा सा हिलता जरूर है, बट इतना बिल्कुल भी काफी नहीं है। तभी वहाँ पर 2 लड़के आते हैं और तांजीरो से कहते हैं आपके हाथ का खाना खाने के बाद हमें और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या आप आज रात का खाना बना सकते हो। लेकिन तांजीरो को ना कहने की आदत भी तो नहीं है, और आज रात गेनिया भी उनके साथ खाना खाने आता है। वहीं वो तांजीरो से पूछता है क्या तुम्हारा रिपीटिव मूवमेंट टेक्निक काम किया। तांजीरो कहता है पर मुझे लगता है ये पूरी तरह से टोटल कंसंट्रेशन पर नहीं चलती। और फिर इनके बीच कुछ बातें होती है, जैसे कि गेनिया पत्थर को धकेल तो ले रहा था पर उसके ऊपर मार्क क्यों नहीं आ रहा था। तांजीरो को लास्ट टाइम सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया था, वगैरह वगैरह। और इस बात से तांजीरो को एक आइडिया आता है और अगली सुबह वो सबसे पहले रिपीटिव मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और पूरे कंसंट्रेशन से अपने परिवार को याद करता है। उसके बाद रेंगोकू के आखिरी शब्द अपने अंदर आग भड़काओ तांजीरो, और ये करते ही तांजीरो का मार्क चमकने लगता है और उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो उस बोल्डर को थोड़ी दूर खिसका ही देता है। बट वो ज्यादा देर तक अपने मार्क को मेंटेन नहीं कर पाता और अब वहाँ पर इनोस्की और जेनेसु भी आ जाते हैं जो उसे दूर से देख रहे थे। वही जेनेसु काफी सरप्राइज है तांजीरो के यूं सुबह सुबह ट्रेनिंग करने से, और इनोस्की कहता है मैं उसे मुझे बीट करने नहीं दूंगा। वही तांजीरो बार बार रिपीटिव मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने परिवार वालों और अपने दोस्त को याद करता है एंड इस मूवमेंट पर उसके तन बदन में आग के लपटे दौड़ने लगते हैं और वो उस बड़े से पत्थर को धकेलते हुए बहुत दूर तक ले जाता है। यह सब देखने के बाद तो जेनेसु रोने लगता है और कहता है इसने कर दिया, इसके अंदर जरूर कोई मॉन्स्टर है। वहीं इनोस्की कहता है धत यार, इसने तो मुझे बीट कर दिया। दूसरे साइड तांजीरो ने यहाँ के तीनों ट्रेनिंग सेशन को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मुजान पर, जो सोच रहा था लगता है वो मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, पर मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे दिखते हो कगाया। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना।